हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के सेशन में अपन देख रहे हैं प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। इससे पहले का जो सेशन था उसमें अपन ने देख लिया था कि प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ वोल्टेज ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा और बाकी रहेगा पावर ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज देख लेते हैं अपन पावर ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले जो पिछला वीडियो था वोल्टेज ट्रांजिस्टर के प्रैक्टिकल डिजाइन का, वो देख लेना ताकि समझ में आ जाएगा ये फटाफट। तो उस वोल्टेज ट्रांजिस्टर में अपन देख रहे थे थर्मल रनवे। थर्मल रनवे मैंने बताया था कि जो पावर डिसिपेशन या हीट डिसिपेशन जिसको अपन बोल रहे हैं, वो हीट डिसिपेशन होती रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और इस क्यूमुलेटिव प्रोसेस की वजह से क्या होगा, थर्मल रनवे हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो लेयर है, जो जंक्शन है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था, मैं पिछले क्लास को रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, कि दोनों जो जंक्शन है उसके ऊपर पावर डिसिपेशन होगा। तो जो बेस वाला इमीटर जंक्शन है उसके ऊपर फिर भी कम होगा, लेकिन जो कलेक्टर जंक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा। और पावर डिसिपेशन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट या सेचुरेशन करंट बढ़ेगी, उसकी वजह से कलेक्टर करंट बढ़ेगी। फिर अपना पावर डिसिपेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, इससे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और अपने जो जंक्शन है उसके ब्रेकडाउन की कंडीशन आ सकती है। ओके, तो अपन क्या करेंगे कि टेम्परेचर नहीं बढ़े, इसके लिए ये है कि अपन को वोल्टेज ट्रांजिस्टर जो है उसकी डिजाइनिंग में कुछ करना पड़ेगा। तो जो डिजाइनिंग में क्या चेंज करेंगे अपन, कि जो जंक्शन है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये जंक्शन है, इसके बाहर एक लेयर और बना देंगे अपन, जिसको बोलेंगे केस। ठीक है, और उसके बाहर क्या होगा, सराउंडिंग यानी कि एयर होगी। तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो बाहर फास्ट होगा, यहाँ से एक जगह से दूसरी तरफ हीट ट्रांसफ़र फास्ट होगा। हीट ट्रांसफ़र फास्ट होगा तो अपना टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा। इसको अपन मैथमेटिकली समझें तो जो जैसे करंट फ्लो होती है, तो करंट के पाथ में क्या आता है, रेजिस्टर आता है। वहीं वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, पावर डिसिपेशन कम होता जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे जंक्शन और एयर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच ये जंक्शन हो गया, और बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, पावर डिसिपेशन उतना ही ज़्यादा होगा, हीट डिसिपेशन बाहर की तरफ उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो और इसको यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा थर्मल रेजिस्टेंस थीटा। तो इससे यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे यदि थर्मल रेजिस्टेंस अपन ने यदि बढ़ा दिया, तो थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट डिसिपेशन कम होता जाएगा यहाँ पे। ओके, तो उस तरीके से अपन ने ये एक केस जोड़ के थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया पाथ का, और पाथ का थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट डिसिपेशन अपना कम हो जाएगा, और यहाँ पे अपना थर्मल रनवे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्योंकि फटाफट कूलिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो अब अपन देखते हैं पावर ट्रांजिस्टर के लिए, बस वही बात होती है वोल्टेज ट्रांजिस्टर और पावर ट्रांजिस्टर की। पावर ट्रांजिस्टर का क्या होता है कि पावर ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो है हाई होती है, तो वहाँ पे हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक सराउंडिंग से काम नहीं चलेगा कि केस लगा दिया और उससे हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा, और जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी कूलिंग हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल डिजाइन में अपन देख रहे हैं कूलिंग मेथड एक तरीके से उसका, कि अपन ट्रांजिस्टर को कैसे कूल डाउन कर सकते हैं जल्दी से। तो इसके लिए जो वोल्टेज ट्रांजिस्टर उसके अंदर अपन देखेंगे कि ये जो अंदर की लेयर है वो तो जंक्शन है ही है अपना ई, बी और सी। ये तीन जंक्शन हो गए, ई, बी और सी तरीके से। अब उसके बाहर एक, जैसे पहले अपन बना रहे थे केस की सराउंडिंग, तो वैसे ही एक केस की सराउंडिंग मैंने बना दी। ठीक है, उसके बाद में एक सराउंडिंग और बनाऊंगा मैं इसके बाहर। इसको बोलेंगे हीट सिंक, जो कि वोल्टेज ट्रांजिस्टर के अंदर नहीं थी। तो ये हीट सिंक क्या करेगा, अपना जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फास्टली। तो इससे अपना जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन पाथ के बीच में हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक थीटा हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, और एक ये से यहाँ से बाहर का हो जाएगा। तो ये बाहर वाला हो जाएगा वो थीटा एस ए, सराउंडिंग से लेके एयर, सिंक से लेके एम्बियंट का। ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा सी एस, सराउंडिंग और केस के बीच का। और यहाँ पे हो जाएगा ये
जंक्शन और केस के बीच का, जंक्शन और केस के बीच का ये थीटा हो गया, ये इनका केस और सिंक के बीच का हो गया, और है ना ये सिंक और एयर के बीच का हो गया। तो 3 रजिस्टर हो गए। तो रजिस्टर की यदि वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे तो अपना पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू Tj माइनस जंक्शन का टेम्परेचर माइनस एयर का टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस का एडिशन। तो ये हो गया थीटा जंक्शन थीटा जेसी प्लस थीटा सी एस प्लस थीटा एस सी। तो ये बढ़ेगा यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो। ओके, तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन कर्व होगा इसका वो देख लेते हैं। पावर डिसिपेशन कर्व, टेम्परेचर और पावर डिसिपेशन कर्व किसके बीच में बनेगा? टेम्परेचर और हीट डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन के बीच में। तो ये कर्व होता है पावर डिसिपेशन वर्सेस टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर के बीच का। तो ये जंक्शन टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे हो गया पावर डिसिपेशन का। तो ये कर्व जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा पीडी मैक्स, लगभग 100 मेगावाट होता है, सॉरी मिलीवाट होता है ये। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर, मान लो जंक्शन का टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर बराबर हो गया तो पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगा। और यदि जंक्शन का टेम्परेचर और एयर के टेम्परेचर में यदि डिफरेंस है ज़्यादा तो क्या होगा? हीट डिसिपेशन सबसे फास्टली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो होगा 1/θ, क्योंकि अपन ने देखा पी डी इजकल प्रोपोर्शनल टू T/θ होता है, इजकल टू सॉरी T इंटू थीटा होता है। तो इसका जो आएगा स्लोप आएगा वो आएगा 1/θ। इसको बोलते हैं डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर ध्यान में रखना, क्योंकि Tj माइनस TA इजकल टू क्या होता है? थीटा PD। तो PD इजकल टू क्या हो गया? Tj माइनस TA अपॉन थीटा। तो थीटा नीचे है तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/θ। तो यहाँ पे डी रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? डी रेटिंग फैक्टर D इजकल टू 1/θ हो गया। 1/θ इजकल टू क्या हो गया? PD अपॉन Tj माइनस TA। ओके, अब ये तो हो गया हीट डिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे। ये अब पावर जनरेशन कितना हो रहा है? हीट यानी कि पावर जनरेशन जितना ज़्यादा होगा हीट डिसिपेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा वहाँ पे। पावर जनरेटेड एट कलेक्टर, तो यहाँ पे हो गया पावर जनरेटेड एट कलेक्टर VCC माइनस VCC ICQ माइनस ICQ स्क्वायर RC। ठीक है, क्योंकि टोटल पावर जनरेटेड कितना हो गया? जो अपना ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे पावर VCC होता है, यहाँ पे अपनी IC करंट जाएगी, इस ये RC रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे जब टोटल पावर कितनी होगी? VCC ICQ, इसमें से जो लॉस हुआ पावर का हीट का यहाँ पे हो गया IC स्क्वायर RC, जो पावर का लॉस हो गया वो यहाँ पे आ गया। तो पावर कितनी आ गई? VCC IC माइनस IC स्क्वायर RC। तो यहाँ से IC को बाहर ले लेंगे अपन, तो क्या जाएगा? VCC माइनस ICQ RC। तो ICQ इंटू VCC माइनस ICRC को क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज VCE। तो ये बच जाएगा VCE Q इंटू ICQ। ठीक है, तो ये हो गया पावर डेवलप्ड।
ठीक है। ये पावर डेवलप्ड हो गई अपनी यहाँ पे कि कितनी पावर डेवलप होगी, या इसको बोलने तो अपन जंक्शन पे पावर जनरेट, ये पावर कितनी डेवलप हुई है अपनी, ये आ गई। क्योंकि हीट जो लॉस हुआ है, जो पावर का लॉस हुआ है वो यहाँ पे आ गया। तो अब अपन देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होगा, कि अभी थर्मल रनवे ना होके थर्मल स्टेबिलिटी रहे तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर थर्मल स्टेबिलिटी में तो डेल्टा पी सी अपॉन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जंक्शन पे जो जो कलेक्टर पावर जनरेट हो रही है वो जनरेटेड पावर डिसिपेशन पावर से कम होनी चाहिए, उसकी जो रेट है एक तरीके से, क्योंकि 1/θ क्या है, रेट है। इसको यदि मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी सी अपॉन डेल्टा टी जे शुड बी लेस देन डेल्टा पी डी अपॉन डेल्टा टी जे, क्योंकि ऊपर बताया था मैंने 1/θ किसके बराबर होता है, पी डी अपॉन टी जे के बराबर होता है। तो यदि इस इक्वेशन को अपन समझें तो ये क्या इक्वेशन क्या बता रही है कि जो कलेक्टर पे जनरेटेड पावर है, ठीक है, पावर जनरेटेड ऑफ कलेक्टर, टेम्परेचर के साथ में पावर जनरेशन की रेट है, ये पावर जनरेशन की जो रेट है वो डिसिपेशन पावर से कम होनी चाहिए। क्यों, यदि मान लो पावर जनरेशन की रेट ज़्यादा हुई डिसिपेशन पावर से, ठीक है, पावर जनरेशन तो ज़्यादा होता रहेगा और डिसिपेशन कम होता रहेगा, तो क्यूमुलेटिवली क्या होगा, इन दोनों का टेम्परेचर राइज होगा। जबकि पावर जनरेशन की रेट यदि कम हुई डिसिपेशन पावर से, तो डिसिपेशन क्या होगा, जो एक पावर का वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बाहर जल्दी निकल जाएगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर का राइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि डेल्टा पी सी जो है अपना डेल्टा टी जे से जो कलेक्टर पे जनरेटेड पावर है वो डिसिपेशन पावर से उसकी रेट कम होनी चाहिए। इसको और आगे सोल्व करते हैं तब पता चलेगा अपन को। डेल्टा पी सी अपॉन डेल्टा टी जे को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पी सी अपॉन डेल्टा आई सी लिख रहा हूँ। आई सी से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वापस से किया, फिर आई सी ओ से मल्टीप्लाई किया मैंने नीचे और ऊपर भी आई सी ओ से मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा टी जे, डेल्टा पी सी और डेल्टा टी जे बच गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए अब पी सी क्या होता है, कलेक्टर पे जनरेटेड पावर कितनी है, वी सी सी, अभी पीछे जैसे कैलकुलेट किया आई सी क्यू माइनस आई सी स्क्वायर आर सी, कलेक्टर पे जनरेटेड पावर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आई सी क्यू, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास में, डेल्टा पी सी अपॉन डेल्टा आई सी इजकल टू एक तरीके से वी सी सी माइनस आई सी आर सी, सॉरी 2IC/RC बच जाएगा यहाँ पे। और डेल्टा आई सी अपॉन दूसरा डेल्टा जो ये है डेल्टा आई सी अपॉन आई सी ओ, इसको क्या कहते हैं अपन, पुराना याद करो तो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये एस, ओके। और डेल्टा आई सी ओ अपॉन डेल्टा टी जे को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आई सी ओ अपॉन डेल्टा टी जे क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में सेचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बताया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ में करंट जो है 0.7% बढ़ जाती है, यानी कि 0.07 हो जाती है, 0.07 बढ़ जाती है, तो 0.07 ICU हो जाएगी, ठीक है। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ में करंट में क्या फ़र्क पड़ता है, 0.07 टाइम्स ऑफ ICU हो जाएगी। अब इसको जो ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, VCC माइनस 2IC/RC इंटू स्टेबिलिटी फैक्टर इंटू 0.07 ICU शुड बी लेस देन 1/θ या डिसिपेशन पावर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो ये क्या है, अब यहाँ पे यदि ये डिरेटिंग फैक्टर ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी फैक्टर ये पॉजिटिव है। यदि ये चीज़ नेगेटिव हो जाए तो पॉसिबल है ये पॉजिटिव हो जाए, और यदि ये चीज़ नेगेटिव हो जाए तो हमेशा ये चीज़ इससे कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव कब आएगा वो देख लेते हैं अपन। तो VCE को क्या लिखते हैं, VCE होता है VCC माइनस IC/RC
तो यहाँ पे यदि 2 VCE निकालूँ तो क्या जाएगा, 2 VCC माइनस 2 ICRC। जस्ट अरेंज कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, 2 VCRC। अब यहाँ पे 2 VCE माइनस VCC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VCC माइनस 2 ICRC। इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा, 2 VCE माइनस VCC इंटू स्टेबिलिटी फैक्टर इंटू 0.07 ICO शुड बी लेस देन 1/θ। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 2 VCE माइनस VCC। अब यदि ये नेगेटिव बने तो इस नेगेटिव बनने के लिए क्या है, एक ग्राफ बना लेते हैं। अब VC और IC के बीच में कॉमन एमिटर का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है। लोड लाइन जो होती है अपना DC लोड लाइन, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखें तो VC क्या हो जाएगा, 0। VC 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सॉरी, यहाँ पे VC 0 नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, VC इज इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ पे VC इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव, माइनस VCC इंटू स्टेबिलिटी फैक्टर इंटू 0.07 ICO। तो ये क्या होगा, 1/θ से लेस देन। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अपनी यहाँ पे फुलफिल हो रही है किस कंडीशन पे, जब VC की वैल्यू 0 है। और एक चीज़ देखूँ मैं यहाँ पे, यदि 2 VCE माइनस VCC नेगेटिव हो तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है 2 VCE माइनस VCC शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0 नेगेटिव। तो VCE लेस देन और इक्वल VCC/2, ठीक है। यदि VCE की वैल्यू VCC/2 से कम है तो ये क्या होगा, थर्मल स्टेबल। लेकिन यदि VCE की वैल्यू VCC/2 से बड़ा है तो क्या होगा, थर्मल रनवे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया पूरी थर्म कैलकुलेशन। तो फाइनल में क्या निकल के आया कि यदि VCE की वैल्यू, अपन पावर ट्रांजिस्टर को थर्मल रनवे से बचाना चाह रहे हैं तो एक तो इसके साथ में हीट सिंक लगाएंगे, केस लगाएंगे, और उसके साथ में ये और कंडीशन रखेंगे कि अपनी VCE की जो वैल्यू है वो VCC/2 से कम आनी चाहिए। तो रजिस्टर की वैल्यू वगैरह उस हिसाब से सेटल हो जाएगी। और यदि VCE की वैल्यू VCC/2 से कम है, इसका मतलब है कि अपना जो पावर ट्रांजिस्टर है वो थर्मली स्टेबल रहेगा, थर्मल रनवे की कंडीशन नहीं होगी वहाँ पे। तो वोल्टेज ट्रांजिस्टर की तरह ही है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा की है अपन ने। पावर डिसिपेशन में कर्व देखा पहले तो क्या लगाना, अपन को हीट सिंक वगैरह लगाना है। हीट सिंक वगैरह लगाने के बाद में अपन ने देखा कि पावर डिसिपेशन जो होगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी, वो होगी TJ माइनस TA अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के हिसाब से। फिर पावर ट्रांजिस्टर का कर्व देखा, डिसिपेशन कर्व देखा अपन ने, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी देख ली और थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद में वही अपन ने जो पावर जनरेशन कितना होगा कलेक्टर के ऊपर, पावर जनरेशन होगा, यहाँ से पावर इनपुट जा रही है VCC IC माइनस IC², तो ये आ गया पावर डेवलप्ड अपने पास में, या पावर जनरेटेड आ गया एक तरीके से कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर के ऊपर पावर जनरेटर की रेट यदि डिसिपेशन रेट से कम हो जाएगी तो क्या होगा कि हीट जल्दी डिसिपेट हो जाएगी वहाँ पे जो जनरेट हो रही है, और हीट जल्दी डिसिपेट हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर जो राइज नहीं होगा। तो इसकी अपन ने कंडीशन निकालने की कोशिश की, तो इसे मैथमेटिकली अपन ने थोड़ा अरेंज किया, और उसके बाद में जो इक्वेशन निकाली अपन ने उसमें देखा अपन VCE की वैल्यू यदि VCC/2 से कम है तो सर्किट अपना थर्मली स्टेबल रहेगा, और यदि VCE की वैल्यू VCC/2 से ज़्यादा है तो थर्मल रनवे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। इसके साथ ही ये चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट में अपन अगली क्लास में अपन FET MOSFET स्टार्ट करेंगे। इन वीडियोज़ को पूरा देख लेना ताकि FET सिमिलर टू BJT है, सभी कंडीशन वही देखनी पड़ेंगी MOSFET में भी। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।